ओके, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स और अकॉर्डिंग टू केन्स। ठीक है, हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में केन्जियन थ्योरी डिस्कस करते हैं। ठीक है, केन्स एक इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी जिसको हम केन्जियन इकोनॉमिक थ्योरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केन्स इक्विलिब्रियम, किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम विल सेट अप और विल स्ट्राइक वेयर AD इज इक्वल टू KS, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है ये तो हमें पता है। ठीक है, इट इज द सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, जो कि हम एक्सपेंडिचर से मेजर करते हैं। ओके, क्लियर। तो हम इसको प्लान एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। ठीक है, प्लान एक्सपेंडिचर, ओके, दैट इज AD। क्लियर, ये है एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर। फिर AS इज इनकम, AS जो है वो हमारी इनकम है। क्लियर, क्यों? क्योंकि वो कहता है इट इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज which the people or the consumer wish to buy. Okay, this is what, this is the quantity of goods. ध्यान देना, this is the quantity of goods which the people, this is the quantity of goods which the people wish to buy, people wish to buy. ठीक है, okay, and this is the quantity of goods or services, this is the quantity of goods or services which the producer wish to produce. देखो सप्लाई कौन करता है? एग्रीगेट सप्लाई की बात आती है। सिंपली यहीं से अगर हम डिराइव करें, सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर्स करेंगे सप्लाई, चाहे गुड्स है चाहे सर्विसेज है, प्रोड्यूसर्स सप्लाई करेंगे। एंड डिमांड साइड पे कौन है? कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर जो डिमांड करेंगे वो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, और एग्रीगेट डिमांड को हम क्या करते हैं? प्लान्ड। ठीक है, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ गुड्स या द अमाउंट ऑफ मनी। यही पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड को हम एक्सपेंडिचर के टर्म में मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना वो खर्च करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। क्योंकि हम ये मान के चले थे कि एक्चुअल यूनिट्स हम स्टडी नहीं करते हैं कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी गई, एक्चुअल काउंटिंग नहीं होती यूनिट्स की। हम ये मान के चलते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल यूनिट्स हम स्टडी कर ही नहीं सकते। किससे जाके पूछेंगे कि तुमने कितना खरीदा, तुमने कितना खरीदा, तुमने कितना खरीदा, बट बजट तो बनता है ना। ठीक है, उसको तो स्टडी किया जा सकता है इजीली। तो द प्लान्ड एक्सपेंडिचर बजट का ही पार्ट है। ओके, सो प्लान्ड एक्सपेंडिचर के टर्म्स में हम मेजर करते हैं एग्रीगेट डिमांड को। ओके, सो एग्रीगेट डिमांड इज एक्सप्लेन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द पीपल विश टू बाय। क्योंकि प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते? द अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हिच द पीपल हैव बॉट और डिमांडेड, है ना, जो उन लोगों ने खरीदा है। यहाँ पे हम कह रहे हैं विश टू बाय और प्लान टू बाय। ठीक है, क्योंकि ये प्लान एक्सपेंडिचर है। क्लियर। दूसरी तरफ एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज की वो क्वांटिटी या वो अमाउंट है जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, दैट मीन्स जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतना ही प्रोड्यूसर्स अगर प्रोड्यूस करने लग जाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और उस टाइम पे प्रोड्यूसर अपने आप को इक्विलिब्रियम में फाइंड आउट करेगा। दैट विल बी द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब इसको शॉर्ट रन क्यों बोला गया है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट रन ही क्यों बोला गया। क्लियर। तो ये मीनिंग क्लियर हुआ कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, क्लियर। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएंगे। एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? क्लियर, इतना समझ आया मीनिंग? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था मीनिंग का कि क्या है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और यू कैन से where the quantity of goods which the people wish to buy is equal to the quantity of goods which the producer wish to produce. डिमांड जब सप्लाई के इक्वल हो जाएगी, राइट, सिंपली अगर बोले तो। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि केन्जियन इकोनॉमिक्स में या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, या फिर जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज measured in terms of employment.
ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में मेजर करते हैं हम इक्विलिब्रियम को, क्यों? क्योंकि केन्स अकॉर्डिंग टू केन्स, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू केन्स कोई भी इकोनॉमी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ नहीं चलती है। देयर विल नेवर बी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन एनी इकोनॉमी, और यू कैन से इट इज नॉट द नॉर्मल कंडीशन और नॉर्मल सिचुएशन ऑफ अ कंट्री वेयर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी इकोनॉमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही नहीं। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि सभी लोग जो काम करना चाहते हैं दे गॉट और दे हैव फाउंड आउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दे आर इंगेज्ड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, राइट। जो भी काम करना चाहते हैं, वर्कफोर्स जो है हमारी, ठीक है, सॉरी लेबर फोर्स, ठीक है, सबको काम मिल गया है। वर्कफोर्स तो वो जो एक्चुअली काम कर रही है, ठीक है। तो जितना भी लेबर फोर्स है दैट मीन्स वो लोग जो काम करना चाहते हैं, और कौन है वो लोग जो स्किल्ड और एबल है, ठीक है, उनको काम मिल गया, दैट इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू केन्स ये कभी भी हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट ए नॉर्मल सिचुएशन, बिकॉज ड्यू टू इकोनॉमिक साइकिल there will always be involuntary unemployment, okay? So according to Keynes, ध्यान देना यही कॉन्सेप्ट आगे यहाँ काम आएगा। According to Keynes, there will never be zero unemployment, ठीक है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं होगी, ठीक है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट वो कहता है there will always be involuntary unemployment। इकोनॉमी में हमेशा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। अब ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ओके, अकॉर्डिंग टू केस इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगा। नाउ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सुन लो। ओके, सो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जैसे पता है, इनवॉलेंट्री दैट मीन्स पीपल डू वांट टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग और नॉट फाइंडिंग एनी जॉब। लोग काम तो करना चाहते हैं, इनवॉलेंट्री मीन्स जानबूझ के अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो वॉलेंट्री होता तो जानबूझ के स्किल्ड एंड एबल है बट काम करना ही नहीं चाहते, विलिंग नहीं है, विलिंगनेस नहीं है उनके अंदर काम करने की, दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रीवेलिंग वेज रेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द वेज रेट, दे आर रेडी टू वर्क ऑन द प्रीवेलिंग वेज रेट बट दे डू नॉट गेट और फाइंड एनी वर्क, दैट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये क्यों होता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्यों एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू इकोनॉमिक साइकिल। जब डिप्रेशन होता है इकोनॉमी में, जब रिसेशनरी और डिप्रेशन कंडीशंस आती है तो उस केस में डिमांड कम हो जाती है। ओके, नाउ यू कैन राइट डाउन। ओके, तो इफ हमने कहा इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन AF इज इक्वल टू AD, क्लियर। इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम, ओके, इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, ठीक है, दैट मीन्स क्या हो सकता है? आइदर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। डिसइक्विलिब्रियम में दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, या फिर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो एग्रीगेट डिमांड से। दिस इज डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों केसेस में क्या होगा? When first case of लेके चल रहे हैं, when AD is greater than AM, if it is so, in first case, if aggregate demand is greater than aggregate supply, ठीक है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, दैट मीन्स मार्केट में स्टॉक कम है, गुड सप्लाई कम हो रही है ना, ठीक है, क्लियर। इसे हम कहेंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, राइट। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो 20 यूनिट की डिमांड हो रही है और मार्केट में अवेलेबल है 15 यूनिट, तो 5 यूनिट की अभी भी कमी है, ठीक है। कोई 5 लोग जो है जिनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही, जो ये चीज की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हमने नाम दिया अनफुलफिल्ड डिमांड। ओके, दिस इज अनफुलफिल्ड डिमांड व्हेन AD इज ग्रेटर देन AF, क्लियर।
So if the producer do wants to set or strike equilibrium in this condition, then what would he opt for? वो क्या करेगा इस केस में? जब अनफुलफिल्ड डिमांड है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई बढ़ा देगा. So that means in this case to set equilibrium, okay, in this case to strike equilibrium, producer क्या करेगा? Producer will increase the production. Producer will increase the production. Producer production बढ़ा देगा. ठीक है. Now the question arises, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए. अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है तो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. क्लियर. नाउ हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. क्लियर. So short run is that time period or that span of time in which only the labor force or the labor factor can be increased to increase the production. Short run इतना छोटा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकते, प्लांट साइज एक्सपैंड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा सकते. एक प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर साइज चेंज कर सकता है. ठीक है. तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा? लेबर ज्यादा एंगेज करनी पड़ेगी. ठीक है. ओके. नाउ अब हम अप्लाई करेंगे केन्जियन थ्योरी. केन्स ने क्या कहा था? इकोनॉमी में हमेशा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है. राइट. क्लियर. तो इतना लिख लिया है. इन दिस केस टू स्ट्राइक द इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर विल हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. हो गया इतना. इसके बाद हम लिखेंगे as the Keynes suggests, as the Keynes suggested, जैसा कि हमें केन्स ने सजेस्ट किया था, there is, as the Keynes suggested, there is involuntary unemployment. As the Keynes suggested, there is involuntary unemployment in the economy. ठीक है. involuntary unemployment है इकोनॉमी में. इससे हम कहेंगे एक्सेस कैपेसिटी. इस इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को केन्स ने कहा है कि इकोनॉमी में हमेशा प्रोडक्शन की एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल होती है, एग्जिस्ट करती है. ठीक है. क्योंकि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स लेबर फोर्स काम तो करना चाहती है लेकिन उनको मिल नहीं रहा था. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा होगा मेरी. अब प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो एक्स्ट्रा जो वर्कफोर्स जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है, उन लोगों को काम मिल जाएगा. ठीक है. तो दिस इज द एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन. ओके. ये जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है इसको उन्होंने डिफाइन किया है कि इकोनॉमी में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल होती है प्रोडक्शन की. क्यों? लेबर तो अवेलेबल है, काम करना भी चाहती है लेकिन उनको मिल नहीं रहा. अब हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे तो इनको इंगेज कर लिया जाएगा और प्रोडक्शन इजीली बढ़ जाएगा. तो दैट मीन्स हमेशा अवेलेबल होगी ना एक्सेस कैपेसिटी. हम जितना मर्जी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं शॉर्ट रन में, क्योंकि हमारे पास हमेशा ये अजम्पशन थी उनकी, केंद्रीय इकोनॉमी की अजम्पशन है, हमेशा अवेलेबल होगी एक्सेस कैपेसिटी. ठीक है. क्लियर. अब उन्होंने कहा कि जो एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल होती है या जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होती है, इट कैरेक्टराइजेस द इकोनॉमी एज इन डिप्रेशन. केन्स मानते हैं कि अगर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट मीन्स सम लेबर फोर्स और सम वर्कर्स आर सिटिंग आइडल विदाउट वर्क. दैट मीन्स रिसोर्सेज हैं बट दे आर नॉट बीइंग. अगर दूसरी तरीके से हम कहा जाए तो मतलब रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उनको यूज नहीं किया जा रहा. ठीक है. क्यों नहीं किया जा रहा? ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम हो रहा होगा, डिमांड कम होगी ना, इसलिए प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा लेबर फोर्स को इंगेज नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा ही हुआ होगा. ठीक है. तो डिमांड कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मंदी है. तो रिसेशनरी और डिप्रेशन कंडीशन है इकोनॉमी में. ठीक है. तो केन्स मानते हैं कि अगर अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है तो उस इकोनॉमी में कैसी सिचुएशंस होंगी? उस इकोनॉमी में डिप्रेशन की सिचुएशंस होंगी. ठीक है. क्लियर. तो सच इकोनॉमी, इसके बाद लिखो सच इकोनॉमी which is having access. जब तक प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेस में नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ही होती है. ये कह रहे हैं कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है? वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को पॉजिटिवली लेके चल रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कंट्री की.
अगर हम इसको इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट डिफाइन करेंगे तो ये दिखेगा कि कंट्री में इकोनॉमी में प्रॉब्लम है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को दूसरी तरीके से डिफाइन किया है। उन्होंने इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ना कह के ये कह दिया कि देयर इज ऑलवेज एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी, एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इसके फॉर्म में। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट टर्म यूज ना करके उन्होंने कहा कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो हमारे लिए रिसोर्सेज तो है ना, हम उनको जब मर्जी चाहे यूटिलाइज तो कर सकते हैं। दैट मीन्स इकोनॉमी में कैपेसिटी तो है ना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की, है कि नहीं है, जब मर्जी चाहे उनको यूज किया जा सकता है। तो इसी कंडीशन को उन्होंने नाम दे दिया देयर इज ऑलवेज एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये वाली सिचुएशन थी। तो ये क्यों होती है? इकोनॉमिक साइकिल्स की वजह से। कभी मंदी होती है, कभी तेजी होती है, कुछ लोगों की जॉब चली जाती है मंदी की वजह से, तो उसे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट डिफाइन किया। इनवॉलंटरी को उन्होंने इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि एक चैलेंज या प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी के लिए, उन्होंने इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का नाम ना लेके क्या कह दिया, उसे इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि हम ये मान के चलेंगे कि इकोनॉमी में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन, ये सिचुएशन है, तो उस केस में एक्सेस कैपेसिटी की हेल्प से हम प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो such an economy which is having involuntary unemployment, okay, such economy which is having involuntary unemployment, जिसमें involuntary unemployment होती है, such economy which is having involuntary unemployment is characterized as an economy in depression, मंदी चल रही है इकोनॉमी में क्योंकि लोग रिसोर्सेज यूज नहीं हो पा रहे हैं, दैट मीन्स डिमांड कम हो रही होगी। ठीक है, तो सच इकोनॉमी कैरेक्टराइज्ड एज एन डिप्रेस्ड इकोनॉमी, एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे दिख रही है। राइट, क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? ये है कि okay, in the second situation aggregate demand is less than aggregate supply। ठीक है, when aggregate demand is less than aggregate supply, अब क्या करेगा भाई, ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, सेकंड केस है when aggregate demand is less than aggregate supply, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो इसको क्या नाम देंगे? जैसे इसको नाम दिया था अनफुलफिल्ड डिमांड, इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देते हैं अनसोल्ड स्टॉक। There will be unsold stock in the market with the producer or the supplier। सप्लायर या फिर प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा रह जाएगा क्योंकि लोग डिमांड तो कर नहीं रहे। उल्टा कर दो इसको, यहाँ पे 15 लिख दो, 15 यूनिट की डिमांड हो रही है और सप्लाई कितनी कर रहे हैं मार्केट में 20 यूनिट की, तो 5 यूनिट जो होंगी वो अनसोल्ड रह जाएंगी। ठीक है, so there will be unsold stock in the market in this condition। यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक पड़ा रह जाएगा। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा इसमें? तो जैसे अनफुलफिल्ड डिमांड ज्यादा थी मार्केट में, तो इसने प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में, लोग डिमांड पूरी कर नहीं रहे, मार्केट में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन को घटा देगा। यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाया था तो यहाँ पे प्रोडक्शन घटा देगा। तो इन दिस केस producer will reduce the production will be decreased। ठीक है, जब प्रोडक्शन घटाया जाएगा तो लेबरर्स क्या हो जाएंगे? हटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो लेबरर्स विल बी रिट्रेंच्ड, एक्स्ट्रा लेबरर्स और सरप्लस वर्कफोर्स विल बी रिट्रेंच्ड। ठीक है, छंटनी कर दी जाएगी, ओके, निकाल दिए जाएंगे। ओके, तो दोनों कंडीशन है डिसइक्विलिब्रियम की केस। ओके, अब देखो क्या डिसइक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई पॉइंट पे? ये वाला पॉइंट देखो और ये वाला पॉइंट देखो। हमने कहा कि जब ये कंडीशन है AD इज ग्रेटर देन AS, तो प्रोड्यूसर ने क्या किया? जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो क्या तभी जाके AS विल बी इक्वल टू AD हो जाएगी ना, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा दिया। सो एट एनी पॉइंट AD विल बिकम इक्वल टू AS, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, डिमांड उतनी ही है, सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, ये भी करेक्ट हो गई। प्रोडक्शन घटा दिया तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा थी। ठीक है, सप्लाई कम होगी तो ये कभी ना कभी जाके इक्वल टू AD हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक है, तो
दिस इज हाउ जब डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है तो प्रोड्यूसर स्ट्राइक देयर इक्विलिब्रियम, इस तरीके से वो इक्विलिब्रियम सेट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? नेक्स्ट एडी एंड एएस अप्रोच, दो अप्रोचेज हम पढ़ते हैं, एडी एंड एएस अप्रोच, एस एंड आई अप्रोच। ठीक है, इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेज हैं। या तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, जैसे अभी भी पढ़ा, इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगी, या फिर वहां पे इक्विलिब्रियम होगा जहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट से इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, दीज आर द टू अप्रोचेज ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। इनके थ्रू हम इस इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे, द अप्रोचेज ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। या तो ये कंडीशन में इक्विलिब्रियम हो सकता है या फिर इस कंडीशन में। ठीक है, अब हम पहले देख चुके हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एडीएएस अप्रोच, इसे हम कहते हैं एडीएएस अप्रोच। ठीक है, क्लियर? हमने लास्ट चैप्टर में एडी पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, इन टू सेक्टर मॉडल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू P प्लस आई। ठीक है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर? वेयर एएस एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर ने जो सप्लाई किया उसके बदले जो उसे रिसीव होगा, ठीक है, वो उसकी क्या होगी? इनकम। भाई ये खर्चा है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सर अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, एक का खर्चा दूसरे की क्या बन जाएगा? इनकम बन जाता है। तो इधर हमारा एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्ट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया किस पे है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के पे किसको किया? प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर ने जो रिसीव किया तो वही एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो गया? प्रोड्यूसर की इनकम के इक्वल हो गया। ठीक है, तो एएस को हम क्या मानते हैं? वाई, इनकम। ठीक है, क्लियर? एडी होता है हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और एएस है वाई, इनकम। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज बी इक्वल टू इनकम, क्योंकि जिन्होंने जो खर्च किया है वो किसी ना किसी की इनकम बन जाएगा। और किसकी बनेगा? प्रोड्यूसर की। क्यों बनेगा? क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किसने की है? प्रोड्यूसर ने। ठीक है, तो प्रोड्यूसर को ही हम पे करेंगे खरीदने के लिए, तो प्रोड्यूसर की इनकम बन जाएगी। ठीक है, तो जब एडी और एएस दोनों इक्वल है तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू इनकम। ठीक है, अब इनकम किसके इक्वल होती है? Generally, it is assumed that, or it is perceived that some proportion of income is consumed and the rest proportion is saved. ठीक है, तो income will be equal to P plus S, consumption plus saving। भाई कुछ खर्च कर दिया और जो बच गया वो हमारी सेविंग। ठीक है, टोटल इनकम यही, टोटल इनकम का यही डिस्पोजल होता है ना। इनकम को कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं? कुछ खर्च कर देते हैं और कुछ बचा लेते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं एडी और एएस की जगह पे ये लिख सकता हूँ, ये और ये। ठीक है, एडी की जगह पे मैं क्या लिख दूँ? P प्लस आई। एएस की जगह पे क्या लिख दूँ? P प्लस एस। P से C कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है ये, क्या बच गया? I इज इक्वल टू एस, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो सेकेंड अप्रोच यहाँ से डिराइव हुई, दिस इज द सेकेंड अप्रोच, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, क्लियर? समझ आया? अब इसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। क्या? वो कहता है कि सेविंग जो है वो लीकेजेस है। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी पढ़ा था, लीकेजेस एंड इंजेक्शन, दो टर्म्स पढ़ते हैं। ओके, लीकेजेस एंड इंजेक्शन। सेविंग्स आर द लीकेजेस इन द इकोनॉमी। सेविंग लीकेजेस को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये वो पैसा है जो हमने फ्लो नहीं करा है, अपने पास बचा के, सर्कुलर फ्लो में से पैसा निकाल के रख लिया, अपने पास रख लिया है बचा के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट इंजेक्शन, इन्वेस्टमेंट होती है इंजेक्शन। ठीक है, क्योंकि हम जो बचाते हैं, जो सेविंग्स होती है वही तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो खर्च कर दिया, जो एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंडिचर है, वो तो इन्वेस्ट नहीं हो सकता। जो खर्च कर दिया वो तो, जो कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो इन्वेस्ट नहीं हो सकता। जो बचा लिया, जो सेविंग्स है, वही हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि ये कहता है द पार्ट ऑफ द इनकम विच इज सेव्ड, द पार्ट ऑफ द इनकम विच इज सेव्ड इज इन्वेस्टेड बाय द कंज्यूमर और द पर्सन और द जनरल पीपल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई जितना बचाया जाए, इसीलिए सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है, क्योंकि जितना
जितना बचाया गया है उतना ही इन्वेस्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और जो कंज्यूम कर चुके वो होगा नहीं। ठीक है, दो ही सेक्टर लेके चल रहे हैं, इसलिए हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इक्वल मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन करेंगे, द पार्ट ऑफ इनकम विच इज सेव्ड दैट ओनली दैट विल बी इन्वेस्टेड। ठीक है, इसलिए दोनों इक्वल होते हैं। ओके, तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग भी हमारे पास इक्विलिब्रियम सेट होता है, जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएंगी। तो ये सेकंड अप्रोच है। फर्स्ट को पहले पढ़ी क्योंकि एडीआर ओएफ क्या है। ठीक है, एडी को हमने डिराइव कर लिया, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट पढ़ा था चैप्टर में, एएफ को हमने इनकम कहा, क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर ने सप्लाई किया है उसके बदले कुछ रिसीव किया तो उसकी इनकम थी, एंड इनकम का कुछ खर्च कर देता है और कुछ सेव कर लेता है। सी प्लस एफ कैंसिल, सी से सी बच गया है। तो आए हमने कहा सेविंग लीकेजेस है क्योंकि ये बचा के रख लिया गया सर्कुलर फ्लो में से, वो जो बचाया गया वही इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स वो पार्ट जो बचा लिया है वही वो इंजेक्ट कर देंगे इकोनॉमी में। ठीक है, हम बैंक में जमा करा देते हैं। क्लियर? ओके, सफिशिएंट।